नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। तमाम एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने जीत के दावे, मगर निर्दलियों पर भी गड़ी हैं निगाहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मातृशक्ति को सलाम। तीलू रौतेली समेत गौरा देवी जैसी महान शख्सियतों का योगदान इतिहास के पन्नों पर दर्ज। हरदा ने भी महिलाओं को दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम। हल्द्वानी में खाकी की पहल, महिलाओं को लौटाए खोए मोबाइल। गदरपुर में भी महिलाओं को किया सम्मानित। और यूक्रेन में फंसी काशीपुर की छात्रा उंजिला की सकुशल वतन वापसी, परिजनों को राहत। यूक्रेन में आपबीती पर बयां किए दहशत भरे मंजर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। जी हां, 8 मार्च के दिन महिला दिवस के तौर पे इस दिन को मनाया जाता है, तो इस मौके पर हम आपके लिए खास रिपोर्ट भी लेकर आए हैं। दरअसल नारी वो है जो हर रूप में समाई है, बेटी बनकर दुनिया में आती है, वक्त के साथ हर रिश्ते को बखूबी निभाती है, फिर चाहे बेटी का फर्ज हो या बहन की जिम्मेदारी। यही नहीं, पत्नी बनकर किसी और के आंगन को सजाकर उसे संवारने का काम भी महिला ही करती है। एक नारी का सफर यही नहीं थमता, बल्कि उम्र के पड़ावों से गुजरकर वो माँ बनकर अपनी दुनिया सजाती है। वो नारी है, हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारियों के सम्मान में हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। नारी किसी परिवार का ही नहीं, बल्कि देश की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। नारी देश की आजादी के साथ अपने वतन की समृद्धि में हमेशा योगदान देती आई है। कई आंदोलन का हिस्सा रहने वाली नारी युद्ध के मैदान में दुश्मनों को पछाड़ती आई है, तो मातृत्व की जिम्मेदारी को भी नारियों ने बखूबी निभाया है। नारियों के आंदोलन में योगदान को लेकर उत्तराखंड में ऐसी महिला शख्सियतों की भरमार है। पहाड़ की रीढ़ यहाँ की महिलाओं को कहा जाता है, और ये सिर्फ तमगा भर नहीं है, बल्कि पहाड़ की महिलाओं ने खुद को साबित किया है। यहाँ की महिलाएं दुश्मन को झुकाने का भी दम भरती आई हैं। दुश्मन को झुकाने के लिए वीरांगना तीलू रौतेली ने अपनी उम्र को भी आड़े हाथ नहीं आने दिया। महज 15 साल की उम्र में रणभेरी में उतरी तीलू रौतेली ने 7 साल तक दुश्मन राजाओं को कड़ी चुनौती दी। 17वीं शताब्दी में रणभेरी में उतरी तीलू रौतेली ने 13 गढ़ों पर जीत हासिल की और अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हो गई। कहा जाता है कि वीरगति के वक्त भी तीलू रौतेली ने हार नहीं मानी थी। जब वो दुश्मन को पराजित कर लौट रही थी, उस दौरान युद्ध से थकी तीलू ने कांडा गांव के पास न्यार नदी पर पानी के स्रोत को देख आराम करने की सोची। नदी के पानी से प्यास बुझा रही तीलू पर उसी वक्त एक कंत्यूरी सैनिक ने हमला कर दिया। निहत्थी तीलू ने हमले का जवाब देते हुए अपनी कटार से दुश्मन को यमलोक भेजने के साथ खुद भी वीरगति हासिल की। आज इतिहास के पन्नों में वीरांगना तीलू रौतेली दुनिया की पहली एकमात्र सबसे कम उम्र की वीरांगनाओं में शुमार है, और तीलू रौतेली के नाम से शूरवीर वीरांगनाओं को आज भी सम्मानित किया जाता है। प्रकृति को संजोए रखने, देवदार के वृक्ष को बचाने के लिए 1974 में घर की दहलीज से निकली गौरा देवी ने अपने प्राणों का ख्याल न करते हुए अपनी आवाज को बुलंद किया। उनकी आवाज के साथ 2500 वृक्षों को बचाने के लिए काफिला भी जुड़ता चला गया। समझाकर भेद वृक्षों का देवदार की खड़ी लटा को गौरा देवी ने बचा लिया। प्रकृति का मूल्य देश के साथ दुनिया को भी गौरा देवी ने समझा दिया। चिपको आंदोलन के 10 साल गुजर जाने के बाद भी किसी कार्यक्रम में गौरा देवी के दिए गए इंटरव्यू में वो ये कहती दिखी, भाइयों, ये जंगल हमारी माता का घर है। यहाँ से हमें फल फूल सब्जियां मिलती हैं। अगर पेड़ पौधे काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी। लोगों को प्रकृति से प्रेम करना गौरा देवी ने ही सिखाया, और उसे बचाने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेना भी।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ने मातृशक्ति को सलाम कर राज्य की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं इस अवसर पर सारी बहनों को, सारी नारी शक्ति को, महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सब लोगों की तरफ से अपनी महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देहरादून में महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपने संघर्ष और परिश्रम की कहानी खुद की जुबानी वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता केवल महिलाओं के लिए रही। इसमें महिला कांग्रेस के पदाधिकारी हिस्सा नहीं ले सके। प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर शीर्ष 3 विजेताओं को पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। पुरस्कार की पहली श्रेणी में आईपैड और द्वितीय श्रेणी में मोबाइल हैंडसेट दिया जाएगा। देखिए, ये वीडियो प्रतियोगिता रही है। इसमें जो महिलाएं संघर्ष करके आगे आई हैं उनका एक 3 मिनट का वीडियो कंपटीशन है जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज लॉन्च हो रहा है। और इसके अंतर्गत जो महिलाएं जिनकी स्टोरीज मोटिवेशनल होंगी और जो हमारी जूरी को समझ में आएंगी, उसमें पहला और दूसरा और तीसरा इनाम रखा गया है, प्राइज़ रखा गया है। पहले में उत्तराखंड में पहला प्राइज़ वॉशिंग मशीन है, द्वितीय माइक्रोवेव है और तृतीय प्राइज़ मिक्सर ग्राइंडर है जो 18 साल से ऊपर महिलाएं हैं। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खाकी ने महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। पुलिस के मोबाइल रिकवरी सेल ने खोए और चोरी हुए करीब 137 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं जिनकी कीमत 15 लाख रुपए है। एसएसपी पंकज भट्ट ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को उनके खोए हुए मोबाइल वापस लौटाए हैं। ये मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से रिकवर किए गए हैं। नैनीताल जिले के मोबाइल रिकवरी सेल पिछले 3 साल में 1 करोड़ से अधिक के मोबाइल रिकवर कर चुकी है। वहीं अपने खोए हुए मोबाइल दोबारा वापस पाकर महिलाएं भी बेहद उत्साहित नजर आई। ये टोटल जो है 137 मोबाइल फरवरी माह में रिकवर किए गए। इनकी कॉस्ट 15 लाख रुपए है। विगत माह भी हम लोगों ने आपका लगभग 24 लाख के मोबाइल रिकवर किए थे। और हमारी टीम द्वारा इस पे जो अच्छा कार्य किया जा रहा है उस पे 5,000 रुपये का मेरे द्वारा कैश रिवार्ड उनको दिया जा रहा है। वहीं उधम सिंह नगर के गुलरभोज क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज में महिलाओं को हर क्षेत्र में कैसे आगे लाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान पेश किए गए। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ANM आशा कर्मियों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी सम्मान से नवाजा गया। ग्रामीण महिलाओं के लिए पुलिस खुद ही इतनी जागरूक है, उनसे बताया जाता है कि आप लोग थाने में आइए या अपनी समस्या बताइए। अपने प्रधान के स्तर से या अपने जो गांव की जो सबसे छोटी इकाई है वहां के स्तर से सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं बनाए रखी हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारी तरफ से खुद पुलिस का भी बहुत बड़ा प्रयास है कि महिलाओं से संबंधित जो भी उनके जो कानूनी समस्याएं हैं उन्हें हम सॉल्व करें। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और बालिका शिक्षा पर जो कि हमारा देश विशेष ध्यान दे रहा है और हम भी चाहते हैं कि देश की हर एक बच्ची पढ़े और आगे बढ़े। महिला दिवस के मौके पर देहरादून में राज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को याद किया गया। शहीद स्मारक पर महिला राज्य आंदोलनकारियों ने महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाए रख जाने के लिए लेकर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, समस्त आंदोलनकारियों को मैं, जिसमें मेरी बहनें भी रही हैं, मेरी माताएं भी रही हैं, उन सबको कोटि कोटि नमन करते हुए समस्त मातृशक्ति को उत्तराखंड की मैं और यहाँ पे मेरी उपस्थित जितनी बहनें हैं सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस अभी क्योंकि देखिए यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वहाँ भी हमारे भारतीय फंसे हुए हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा, और कोरोना काल भी है, इसलिए बड़े सादगी के साथ हम लोग, हमारे अध्यक्ष हैं सूरज भट्ट जी हैं, इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है, सभी बहनों को इकट्ठे करने की कोशिश की है। उत्तराखंड राजभवन में 2 दिवसीय बसंत महोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर उद्यान विभाग की तरफ से पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई किसानों ने अपनी अपनी बागवानी और फूलों की प्रदर्शनी लगाई है। राजभवन में आयोजित फूलों की प्रदर्शनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। 9 मार्च तक आम से लेकर खास लोग राजभवन में जाकर पुष्प प्रदर्शनी का दीदार कर सकते हैं। सबसे पहले आप सबको जय हिंद और आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज बसंत उत्सव 2022 का उद्घाटन हुआ है और जो हर्ष उल्लास खुशी दिख रही है, मैं कहूँगा ये प्रभु प्राकृतिक प्रदेश
और हम सबका, हमारे हर एक उत्तराखंडी के लिए ये इतना सौभाग्य का दिन है कि जो प्रकृति ने, जो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है पुष्प के रूप में, उसको देखकर इतना मजा आया। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं। इससे पहले तमाम एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर राजनीतिक गलियारों में गाहे बगाहे कोई कांग्रेस की सरकार बनाते दिखा रहा है तो कोई भाजपा की सरकार आने का दावा कर रहा है। इस बीच उम्मीदवारों की बढ़ती डुगडुगी के बीच जिताऊ निर्दलियों पर सियासी दलों की निगाहें टिकी हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एग्जिट पोल के नतीजों से हलचल तेज, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म। भाजपा कांग्रेस के लिए मिली जुली प्रतिक्रिया, दोनों ही पार्टियों का सरकार बनाने का दावा, जिताऊ निर्दलियों पर टिकी निगाहें। क्या 2016 जैसे हालात फिर देखने को मिलेंगे? ये वो तमाम चर्चाएं और सवाल हैं जो कई एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। 10 मार्च को जनता का ईवीएम में कैद फैसला जग जाहिर होगा। इससे पहले सामने आए एग्जिट पोल में भाजपा कांग्रेस को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कोई कांग्रेस की सरकार बनाने की संभावनाओं को दिखा रहा है तो कोई भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा कर रहा है। सभी प्रत्याशी, चुनाव प्रभारी, जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद सभी थे। उसमें भी जो सीट टू सीट हम लोगों ने आपस में बात की है, उसमें भी एग्जिट पोलों से ज़्यादा अच्छा फीडबैक आया है और एग्जिट पोल भी अधिकांश हमारे पक्ष में ही है। मुझे लगता है कि 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। हालांकि इस बीच दोनों ही सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी खूब कर रहे हैं, मगर एग्जिट पोल में जिस तरीके से नतीजों को दिखाया गया है उसके बाद जोड़तोड़ के लिए भी राजनीतिक दल जुगत में जुट गए हैं। जिताऊ निर्दलियों पर राजनीतिक दलों की नजरें हैं तो सवाल इस बात को लेकर भी तैर रहे हैं कि कहीं उत्तराखंड में 2016 के हालात फिर से दोहराते हुए ना दिखें, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से खरीद फरोख्त की राजनीति की खबरों को बल मिला है उससे समीकरण कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे सिर्फ अनुमान के तौर पर लगाए जाते हैं, मगर इस अनुमान के बाद से ही बड़ी सियासी दलों की हलचल के बीच बीजेपी कांग्रेस के बड़े दिग्गजों में बैठकों का दौर चल रहा है और मतगणना समेत तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन जनता का फैसला ही सर्वोपरि होगा और जनता का क्या फैसला है, किसको जनता ने चुना है और किसको सत्ता की कमान सौंपी है, इस पर से अब बस जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने चैन स्नैचिंग की घटना का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही इनके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। स्नैचिंग की घटना हुई थी। चेन स्नैचिंग की घटना के बाद हमारे द्वारा उसको देखा गया, एनालिसिस किया गया, तो जो स्कूटी है उसके साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे जो चेन स्नैच हुई थी वो चेन भी बरामद की गई है। उधर रायवाला थाना पुलिस और एसओजी ग्रामीण की संयुक्त टीम ने हरिपुर कला में हुई डकैती का खुलासा किया। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि 3 बदमाशों ने एक महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। क्षेत्र की घटना है, 15 फरवरी के आसपास वहां पर रात को लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ लोग एक घर में घुस गए थे और घर में घुसकर वहां पर उन्होंने लूट की थी। तो लूट की थी, उसके बाद हमारे द्वारा जो कलेक्शन, इंटेलिजेंस कलेक्शन किया गया, मुखबिरी की गई और सीसीटीवी कैमरेज के एनालिसिस किए गए। उसके बाद हमने आज इनमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के कुंडल और कुछ कैश बरामद हुआ है। उधर देहरादून कोतवाली नगर क्षेत्र में मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन में हुई लूट की कोशिश की घटना के अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को भी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 20 जनवरी की रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने देहरादून के प्रिंस चौक स्थित मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की शाखा में गार्ड को बंधक बनाकर ताला तोड़ने की कोशिश की थी। वहीं कोतवाली नगर पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि गिरोह के कई सदस्य अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। देखिए, जनवरी माह में जो मुथूट गोल्ड लोन है वहाँ पर एक लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जहाँ पर कि जो वहाँ पर गार्ड था उसको बंदी बनाकर वहाँ पर लूट का प्रयास किया गया था। हालांकि जो लुटेरे थे उनको
उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने उसको एज ए चैलेंज लिया और एज ए चैलेंज उसमें हमने काफ़ी CCTV कैमरास भी खंगाले। इसके अलावा जो मुखबिरी, मैनुअल मुखबिरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो आज उनमें से एक अभियुक्त जो कि सर्वप्रथम रैकी करने के लिए आया था, उसको हमारे द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच भारतीय नागरिकों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्र छात्राएं अब अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर अपने घर वापस लौट रहे हैं। बिगड़ते हालातों के बीच यूक्रेन में फंसी काशीपुर की छात्रा उंजिला सैफी सुरक्षित अपने घर पहुंच गई हैं। उनके सकुशल घर वापसी से परिवार वाले खुश हैं। उंजिला ने यूक्रेन के हालातों को बयां करते हुए कहा कि वहां से निकलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहा। उन्होंने मीडिया को बताया कि किन हालातों के बीच उन्होंने वहां दिन गुजारे। बाद पूरे वापस आई हूँ और समस्याएं तो सारी बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जैसे कि खाने की बहुत कमी थी वहाँ पर हमें, और रहते टाइम पे हमें बम की आवाज़ बार बार सुनाई देना, लाइक पूरा दिन आवाज़ें आती रहती थी। खाने की कमी, फिर वहाँ से पूरा सफ़र खुद से करके पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा था हमारे लिए। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे मेरी बिटिया आई है, जिस तरह से मैं परेशान था, ऐसी हो सकता जो बच्चे वहाँ फंसे उनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा जितनी जल्दी हो सके सारे बच्चे अपने अपने माँ बापों के पास पहुँच जाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चंपावत के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट में ITBP की तरफ से स्कूली छात्र छात्रों को कई हथियारों के बारे में जानकारी दी गई। इसके तहत छात्र छात्राओं को पिस्टल, कार्बाइन, बरेटा, इंसास राइफल समेत तमाम उपकरणों के बारे में विस्तार से बताया गया। तो छात्र भी इस पहल से काफी उत्साहित नजर आए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा और हमारे हेडक्वार्टर द्वारा अमृत महोत्सव के संबंध में वेपन और अन्य कार्यक्रम करने के निर्देश किया गया था, उसी अनुसार आज हमने बच्चों को केंद्रीय नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं लोहाघाट के, उनको हमने अलग अलग वेपन के बारे में जानकारी दी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे 36 बटालियन जो कि हमारे महान योद्धा हैं, और इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जिससे हमें बहुत सारी सीखें मिली, और हम भी आने वाले भविष्य में इसी लाइन पे जाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 10 मार्च को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि एग्जिट पोल में नतीजे सकारात्मक तौर पर दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। मैं इनको सकारात्मक रूप में देखता हूं और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से आम लोग ये निश्चय कर चुके थे कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निजात पानी है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरे कंफर्ट मेजॉरिटी के साथ सत्ता में कांग्रेस आ रही है। और अगर मैं अंक गणित की बात करूं तो मेरा अभी भी पक्का विश्वास है कि हम 43 से 45 के बीच सीटों के साथ सत्ता में आएंगे। उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट का जिन अब भी बोतल से बाहर है। एक तरफ जहां कांग्रेस पोस्टल बैलेटों में धांधली का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हार का डर साबित करने में लगी है। हालांकि इस बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर पोस्टल बैलेट्स को लेकर सवाल उठ क्यों रहे हैं और ये इतने अहम क्यों हैं। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आने हैं। इसके बाद ही तय होगा कि इस पहाड़ी राज्य में अगले 5 सालों के लिए कौन सत्ता संभालेगा। उत्तराखंड में सत्ता के रास्ते में पोस्टल बैलेट्स का चेकपोस्ट बेहद अहम माना जाता है। कहते हैं कि जिस पार्टी की नाव पोस्टल बैलेट का सहारा पा गई, उसका किनारे लगना तय है। जिसे इन पोस्टल बैलेट्स का सहारा नहीं मिला, उसका मझधार से निकलना मुश्किल हो जाता है। चुनाव परिणाम से पहले अब इसी पोस्टल बैलेट्स को लेकर घमासान मचा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस बार पोस्टल बैलेट्स में जमकर धांधली हुई है। कांग्रेस ये आरोप एक नहीं बल्कि कई बार लगा चुकी। उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हरीश रावत खुद इस आरोप को लेकर मुखर नजर आते हैं। हरीश रावत न सिर्फ अपने बयानों में बल्कि अपनी सोशल मीडिया वॉल पर भी इस आरोप को लिखते रहे हैं। हरीश रावत की माने तो वो जिस लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के पुलिसकर्मियों को पोस्टल बैलेट दिए ही नहीं गए। मैं तो एक बात नहीं समझ पाया कि 56 लालकुआं में पुलिस के लोगों के पास बैलेट क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, और सब जगह
जिन पुलिस लाइनों में और जगहों के बैलेट पहुंच गए, लेकिन 56 लालकुआ के बैलेट नहीं पहुंचे। तो ये स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। और पहले ये स्थिति खटीमा के विषय में भी थी। खटीमा में कुछ हल्ला गुल्ला मचा तो चंपावत से दूसरी जगह से बैलेट लाए गए हैं, लेकिन यहाँ उन बैलेटों को जो है आरओ तक पहुँचाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो। अब कांग्रेस को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, कांग्रेस को जनता पर विश्वास नहीं, कांग्रेस को संविधान पर विश्वास नहीं, कांग्रेस को कोर्ट पर विश्वास नहीं, कांग्रेस को किसी पर विश्वास नहीं, यहाँ तक कि जिनको उन्होंने टिकट दिया उन पर भी विश्वास नहीं। तो अब इसका इलाज तो वही खोज सकते हैं, हमने क्या खोजना है। अब समझिए कि हरीश रावत और कांग्रेस लगातार पोस्टल बैलेट में धांधली के आरोप लगा क्यों रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में तकरीबन 1 लाख के करीब पोस्टल बैलेट्स हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट्स में बीजेपी को बढ़त मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पोस्टल बैलेट्स ने बीजेपी के लिए प्रचंड बहुमत का रास्ता प्रशस्त कर दिया। इस ट्रेंड को समझे तो साफ है कि पोस्टल बैलेट्स में बीजेपी बाजी मारती रही है। जाहिर है कि अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो बीजेपी कई सीटों पर जीत का परचम इन्हीं पोस्टल बैलेट्स के सहारे लहरा सकती है। जानकार बताते हैं कि पोस्टल बैलेट्स को लेकर कांग्रेस की चिंता सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल की भी है। जानकार ये भी बताते हैं कि पोस्टल बैलेट्स के सही इस्तेमाल की प्रक्रिया में ऐसे लूप होल भी हैं जो इसके गलत इस्तेमाल की राह भी बना देते हैं। अब आखिर में 2017 के विधानसभा चुनाव के एक आंकड़े को भी देख लीजिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर जीत हार का अंतर 2500 वोटों के करीब रहा। इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस को, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। ऐसे में समझिए कि राज्य में 15 सीटों पर जीत हार का अंतर महज 2500 वोटों के आसपास सिमट गया। और यही वजह है कि जब लड़ाई बेहद करीबी और बिना किसी लहर के लड़ी जा रही हो तो वहां हर एक वोट जरूरी हो जाता है। देहरादून से टाइम टीवी के लिए हितेश त्यागी और मनीष टंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनावी नतीजे आए नहीं कि अपनी डफली अपना राग वाला हिसाब हो चला है। भाजपा कांग्रेस 10 मार्च से पहले ही अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं, इस बीच भाजपा एक और कदम आगे निकल गई है। ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही भाजपा न सिर्फ सरकार बनने का दावा कर रही है, बल्कि अभी से ही मंत्री पद के भी दावेदार सामने आने लगे हैं। 10 मार्च को उत्तराखंड राज्य की सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा, इसके लिए जनता का फैसला जग जाहिर भी नहीं हुआ कि भाजपा कांग्रेस समेत निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रहे प्रत्याशी भी अपनी अपनी जीत का दावा करने लगे। जीत के दावे तो एक हद तक ठीक हैं, मगर लगता है सरकार बनाने के लिए भाजपा कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तभी तो भाजपा की ना तो जीत का ऐलान हुआ, ना ही कोई जश्न। लेकिन मंत्री पद के दावेदारों के लिए दावेदारी अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के मेरे जो प्रतिद्वंदी थे वहाँ, वो 3 दावेदार थे, तीनों चुनाव लड़ रहे थे। और एक आम आदमी पार्टी का भी एक कार्यकर्ता उनका भी चुनाव लड़ा था। वो पिछली बार वो बहुजन समाज पार्टी से भी लड़ा है, उसको मैंने पिछले चुनाव में लगभग 20,000 वोटों से हराया था। तो मेरा मानना है कि विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ था और अपनी पार्टी एकजुट भी थी, विकास भी कर रखे थे, बड़े नेताओं का आना भी हुआ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे चौथी बार क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से वोटों से जिताएगी। इस दौड़ में सिर्फ चंदन रामदास ही नहीं, बल्कि लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल भी खुद को मंत्री पद का दावेदार समझ बैठे हैं। फर्त्याल का ये कहना है कि मेरिट के आधार पर पार्टी ने सोचा तो इस बार सरकार भाजपा की बनी तो वो मंत्री बन सकते हैं। खुद एक परफॉर्मेंस मेरी है, मेरिट के आधार पर अगर पार्टी निश्चित तौर पर सोचेगी तो ये चीज़ें होंगी। पार्टी खुद मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करेगी तो मेरिट में हमारा नंबर बनता है। बाकी पार्टी पर निर्भर है कि पार्टी क्या डिसीजन ले। देखिए, मंत्री बनना ना बनना ये टोटली चीफ मिनिस्टर का और हाईकमान का निर्णय होता है। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में जो भी हमारी भूमिका पार्टी तय करती है और जनता तय करती है वो काम करते हैं। एज एमएलए मैंने अपने क्षेत्र की सेवा की, मैं वहाँ एम्स तक लाने में सफल हुआ हूँ, वहाँ मैंने मॉडल डिग्री कॉलेज बनाया है,
वहाँ हम मेडिकल कॉलेज जो अधूरा पड़ा हुआ था उसे पूरा करने का काम किया है। यूनिवर्सिटीज़ लेकर आ रहे हैं, कई चीज़ें लाए हैं। तो जो काम जिस भूमिका में कल को पार्टी अगर हमसे कहेगी कि आप मंत्री बनकर काम करें तो हम मंत्री बनकर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और मंत्री नहीं बनाएंगे तो जो भी काम हमारा होगा वो करेंगे। चुनावी परिणाम आने के साथ सरकार के गठन के बाद मंत्री पद के लिए हाईकमान तय करता है कि किसे बनाना है और किसे नहीं। लेकिन उत्तराखंड में ये कहावत चरितार्थ हो रही है कि सूत न कपास झुलाए से लट्ठम लट्ठा। यही हाल बीजेपी में दिखाई दे रहा है। फिलहाल कुछ भी हो, जैसे तैसे कर 10 मार्च का इंतजार तो सभी को करना ही होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। तमाम एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने जीत के दावे, मगर निर्दलियों पर भी गड़ी हैं निगाहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मातृशक्ति को सलाम। तीलू रौतेली समेत गौरा देवी जैसी महान शख्सियतों का योगदान इतिहास के पन्नों पर दर्ज। हरदा ने भी महिलाओं को दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम। हल्द्वानी में खाकी की पहल, महिलाओं को लौटाए खोए मोबाइल। गदरपुर में भी महिलाओं को किया सम्मानित। और यूक्रेन में फंसी काशीपुर की छात्रा उंजिला की सकुशल वतन वापसी, परिजनों को राहत। यूक्रेन में आपबीती पर बयां किए दहशत भरे मंजर।